नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 59। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 58 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेते हो और सभी प्रश्नों को बार बार रिवीजन लगाते हो तो साइंस में इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, देखिए स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 59 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है क्या कि जो परमाणु होता है दोस्तों, ये जिसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है, आपको याद करना है कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, एक कौन सा होता है प्रोटॉन और एक कौन सा होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। मैंने क्या बताया कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? फोटोन। फोटोन तो क्या है? प्रकाश के छोटे छोटे कण। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है, ठीक है। तो फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। और अब आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दूं कि परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है? 3, ठीक है। परमाणु के कितने मूलभूत कण होते हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, सबको याद रखना है भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ठीक है, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, याद कर लेना भाई कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। अरे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। और ये भी याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड। देखिए धमाकेदार वाले प्रश्न संख्या सेकंड है, अग्नि किसका नाम है? ऑप्शन देखते हैं, बम, मिसाइल, टैंक या हेलीकॉप्टर। तो अग्नि किसका नाम है? सबको पता है, मिसाइल का नाम, ठीक है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड। देखिए प्रश्न संख्या थर्ड है, धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से मिसाइल का नाम नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आर्यभट्ट। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखो मिसाइल का नाम नहीं है। देखो पृथ्वी मिसाइल का नाम है, नाग भी मिसाइल का नाम है, त्रिशूल भी मिसाइल का नाम है, लेकिन आर्यभट्ट तो क्या है? काफी इंपोर्टेंट बात है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। आर्यभट्ट मिसाइल का नाम नहीं है, किसका नाम है? उपग्रह का नाम है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, हाँ जी, सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? हाइड्रोजन। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
और आपको ये भी याद करना है, नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड, और हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की? केवेंडिश। और ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की अक्रिय गैस, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम, और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। दोनों में फर्क है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, याद करना है भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। देखिए पर्सन संख्या 5 है कार्य है। क्या है कार्य? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों राशियां हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद करना है कि कार्य एक कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी याद कर लेना, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। और कार्य एक प्रकार की कौन सी राशि है? अदिश राशि। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6 है। पर्सन संख्या 6 है दोस्तों, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। हाँ जी, पर्सन संख्या 6 है गैसोहोल, जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वह मिश्रण है। देखो गैसोल किसका मिश्रण है? हमारे को यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो गैसोल देखिए ऑप्शन देखते हैं फटाफट। मेथेन और एल्कोहल का, पेट्रोल और एल्कोहल का, हाइड्रोजन और एल्कोहल का, प्राकृतिक गैस और एल्कोहल का। तो दोस्तों आपको याद करना है, अरे क्या याद करना है? ये जो गैसोहोल होता है ये पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल ये होता है पेट्रोल प्लस एल्कोहल। पेट्रोल प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? गैसोल। इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% क्या होता है? एल्कोहल। तो गैसोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एल्कोहल का। इसमें पेट्रोल 90% और एल्कोहल 10%। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। देखिए पर्सन संख्या 7 भी काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। दरुसोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दरुसोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पेट्रोलियम, एक्वारेजिया, कोयला, प्लेटिनम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दरुसोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए आपने सुना होगा काला सोना। देखो एक तो दरुसोना तो क्या हो गया? पेट्रोलियम। अब काला सोना किसे कहा जाता है? तो याद कर लेना, एक तो कोयला होता है, ठीक है, और एक खाद्य पदार्थों में अफीम। अफीम को भी कोला क्या बोला जाता है? अफीम को भी काला सोना बोला जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? दरुसोना पेट्रोलियम और काला सोना कौन है? कोयला और अफीम। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात। और सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? प्लेटिनम। और प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है? पीटी। ये भी आया हुआ प्रश्न है कि बताइए प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है? पीटी। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78। ठीक है, जो प्लेटिनम होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 78। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या बताया? दरुसोना पेट्रोलियम, काला सोना कोयला और अफीम, सफेद सोना प्लेटिनम, और प्लेटिनम का प्रतीक पीटी और परमाणु क्रमांक 78। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, सुना है आपने? एक एंथ्रोसाइट होता है, ठीक है, एक बिटुमेनी होता है, और एक कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है, और एक कौन सा होता है? पीट होता है। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई सारे। ठीक है, याद कर लेना। एक्वारेजिया या अमलराज, HCl प्लस HNO3, सारे प्रश्न याद करने लाला। अब एक्वारेजिया जिसको क्या बोला जाता है? अमलराज भी बोला जाता है। ये किसका मिश्रण होता है? HCl HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया या अमलराज। अनुपात कितना होता है? 3:1। और एक्वारेजिया अमलराज का उपयोग सोना, देखो सोने का प्रतीक क्या होता है? Au। एक होता है चांदी और एक होता है प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातुएं या नोबल धातुएं कहा जाता है। इनको घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया या अमलराज का। लो जी, सारे प्रश्न बता दिए भाई। दोस्तों अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें। साइंस के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आपका। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। देखिए पर्सन संख्या 8 है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। ऑप्शन देखते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन,
टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। तो एट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसका आईयूपीएसी नाम तो आपको याद हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र भी आपको याद करना है। क्या याद करना है, CH3Cl। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CH3Cl। ठीक है, लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9, पर्सन संख्या 9 है हाइड्रोफोबिया। हाँ जी, ये बीमारी है, हाइड्रोफोबिया बीमारी है, ऐसे आएगा पर्सन। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बीमारी है, कसरा, क्षय रोग, रेबीज या मलेरिया। तो हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है, रेबीज। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और आपको ये भी याद करना है जो रेबीज रोग है ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। आपके एग्जाम में तो लाला इतना सही आता है कि बताओ कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है, रेबीज। हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, तो जल से डर किस रोग में लगता है, रेबीज रोग में। रेबीज रोग किससे फैलता है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से। और रेबीज एक प्रकार का वायरस या विषाणु जनित रोग है। ठीक है, वायरस या विषाणु जनित रोग है, याद कर लेना भाई। ठीक है, तो घर में कोई भी अगर कुत्ता रखता है तो उसका टीकाकरण, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10, पर्सन संख्या 10 है जुखाम। कॉमन कोल्ड फैलता है, किससे फैलता है जुखाम, तो सबको पता है जुखाम एक तरह का विषाणु या वायरस जनित रोग है। तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन देखो, आर्बो विषाणु, पैरामिक्सो विषाणु, ऑर्थोमिक्सो विषाणु या राइनो विषाणु। तो दोस्तों आपको याद करना है कि जो जुखाम या कॉमन कोल्ड है ये किस वायरस के द्वारा फैलता है, राइनो वायरस या राइनो विषाणु के द्वारा। काफी अच्छा प्रश्न है भाई। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद करना है कि जो जुखाम या कॉमन कोल्ड किसके द्वारा फैलता है, राइनो विषाणु या राइनो वायरस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11, देखिए मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से नेफ्रॉन किसका भाग है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क और अग्नाशय। तो दोस्तों ये नेफ्रॉन किसका भाग है, सबको पता है ये वृक्क, किडनी या गुर्दे, ठीक है, का भाग है। अरे आपने सुना होगा ना कि वृक्क, किडनी या गुर्दे की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है। ठीक है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, नहीं होती है। तो नेफ्रॉन किसका भाग है, वृक्क का ही तो है। काफी इंपोर्टेंट आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वृक्क, किडनी या गुर्दे की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन किसका भाग है, वृक्क का भाग है। ठीक है, तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, याद करना है आपको। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12, पर्सन संख्या 12 है लाला मांसपेशियों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। ऑप्शन देखते हैं, मिलेनिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो मांसपेशियों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है, मायोग्लोबिन। ठीक है, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मिलेनिन ये त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है, याद कर लेना, मिलेनिन। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रंग कौन सा वर्णक प्रदान करता है, क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक, कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। लो जी सारे प्रश्न याद करा दिए, दोबारा और याद करा देता हूं। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक मिलेनिन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्लोरोफिल, और मांसपेशियों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक मायोग्लोबिन, और रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन। सारे प्रश्न याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13, पर्सन संख्या 13 है, देखो क्रिसमस रोग किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, हीमोफीलिया, एड्स, रंजकहीनता, थैलीसीमिया। तो क्रिसमस रोग किसे कहा जाता है लाला, याद करना है भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है, हीमोफीलिया को। ठीक है, क्रिसमस रोग किसे कहा जाता है, हीमोफीलिया को। अब आपको बता देता हूं, तो 13 का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हीमोफीलिया को साई रोग, ठीक है, साई रोग या इससे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रोग महारानी विक्टोरिया के था। ठीक है, इस रोग में क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है सर, कैसे समझाओ? तो जब कभी कभार आपके चोट लग जाती है ना, तो देखना आप जैसे नॉर्मल चोट लगी है तो खून बहना स्टार्ट होगा और 3-4 मिनट बाद में पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है और आपका ब्लड रुक जाता है। लेकिन दोस्तों ये हीमोफीलिया एक आनुवांशिक या जन्मजात रोग है और जिसके ये रोग होता है उसके रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर नॉर्मल भी चोट लग जाएगी तो निरंतर खून बहता रहेगा और निरंतर अगर खून बहेगा तो आपको पता है रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। काफी इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। तो पर्सन लाला ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा आनुवांशिक या जन्मजात रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता? तो क्या बताओगे रे? हीमोफीलिया। लो जी। अरे एड्स एक वायरस या विषाणु के द्वारा होता है, वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल कमजोर हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल कमजोर हो जाती है। लो जी। अरे वैसे ही है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का ये दोनों का बॉर्डर है, अगर भारत वाले सैनिक कमजोर हो जाए तो अपना परम शत्रु देश पाकिस्तान, परम शत्रु देश बोल रहा हूँ, हाँ जी, परम मित्र नहीं बोला, परम शत्रु देश, तो ये क्या करेगा? आतंकवादियों को यहाँ भेजेगा। ये तो भाई साहब तगड़ा आतंक बचाएंगे भारत के अंदर। ठीक है, तो वैसे ये हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो एड्स में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अरे रंजकहीनता, इसमें भाई साहब जो त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है ना, मिलेनिन, ठीक है, ये मिलेनिन वर्णक नहीं बनता। ये भी एक जन्मजात रोग है दोस्तों, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि जो त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है ना, मिलेनिन, ये नहीं बनता है। तो ऐसे जो रंजकहीनता या एल्बिनिज्म के जो पेशेंट या रोगी होते हैं उनमें त्वचा का रंग सफेद हो जाता है। ये भी एक आनुवांशिक या जन्मजात रोग है। थैलीसीमिया में भाई साहब आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। सीधी सीधी बात में अगर बात करें लाला, तो भाई साहब इसमें खून नहीं बनता है। ये भी एक आनुवांशिक या जन्मजात रोग है। और जो थैलीसीमिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको बार बार रक्त छंटवाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनमें रक्त का निर्माण नहीं होता है, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, और होता भी है तो आरबीसी का जीवनकाल बहुत कम होता है। इसलिए थैलीसीमिया से ग्रसित व्यक्तियों को बार बार रक्त छंटवाने की आवश्यकता पड़ती है। लो जी, सारे ऑप्शनों का ऑपरेशन कर दिया लाला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। अरे कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का दिमाग या ब्रेन ऑफ सेल एक ही बात है। किसे कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क? हाँ जी, सबको पता है केंद्रक या न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, केंद्रक या न्यूक्लियस को कहा जाता है। याद करना है, कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस को। और ये भी याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका का एटम बम, कोशिका का एटम बम कौन होता है? लाला लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम या कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका का सफाई कर्मी, एक ही बात है भाई, देखो कोशिका का सफाई कर्मी। लो जी, क्या क्या बता दिया रहे? कोशिका का एटम बम क्या बताया? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का सफाई कर्मी लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, और कोशिका की माँ किसे कहा जाता है? कोशिका की माँ कौन है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लो जी, सारे पर्सन याद कर लिए। कोशिका का श्वसन स्थल भी कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है, देखो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर और गुरुग्राम। तो दोस्तों आपको याद करना है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 59। जिन विद्यार्थियों ने
आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 58 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, और अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, तो प्लेलिस्ट में जब आप ऊपर से नीचे ले जाओगे थोड़ा तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है 58 टेस्ट के वीडियो की, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों ये पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ आपसे 100% प्रोमिस वादा कर रहा हूं कि इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, पहले से जुड़े हुए सभी को अपनी कॉपी के अंदर इन प्रश्नों को बार बार लिखना है और रिवीजन लगाना है। एक बार लिखो, बार बार रिवीजन लगाओ। एक सिंगल पर्सन भी चाहे से 15% आए आपके रिटन एग्जाम में, चाहे से 20% आए, भाई एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। ऐसा मैटर है, चाहे से तू साइंस में कमजोर है लेकिन इन प्रश्नों को लिख ले, और रोज का कसम खा लो दोस्तों 58 टेस्ट वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं, और मैं ऐसे पर्सन बनाता हूं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मसाला बहुत शानदार वाला है, तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिखें, और आप कसम खा लो कि रोज एक वीडियो तो देखना ही है। लिखो मत, एक बार लिख लो, बार बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आता है, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। और फौजी बनना है इस बार, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, उनका सिर जो मस्तिष्क है वो फकर से, उनके जो सीना है वो फकर से चौड़ा होना चाहिए, हाँ कि मेरा बेटा फौजी है। ये करके दिखाना है दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और दोस्तों अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। सभी भाई ईमानदारी से एक एक ग्रुप में सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी फौजी भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके 15 में से कितने % सही है, और सभी ग्रुप में ईमानदारी से इसको फैलाओ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है।